मित्रों, आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले मैं संत प्रवर रैदास जी को उनके जन्मदिन पर सादर नमन करता हूं। आज मुझे एक बात मैं बार बार रेखांकित करता हूं और फिर से एकदम स्पष्ट कर दूं कि इस देश में दो परंपराएं हैं, साफ तौर पर दो परंपराएं। एक को नाम देना है ब्राह्मणवादी परंपरा, मैं तो उसे ब्राह्मणवादी परंपरा कहता हूं। आप उसे सामंती परंपरा भी कह सकते हैं, प्रतिक्रियावादी परंपरा भी कह सकते हैं। आज के समय वो हिंदूवादी परंपरा है। और एक परंपरा है बहुजन परंपरा, जिसे श्रमण परंपरा कह सकते हैं, जिसे प्रगतिशील परंपरा कह सकते हैं, जिसे मेहनत कशों की परंपरा कह सकते हैं। पहली जो ब्राह्मणवादी परंपरा है वो परजीवियों की परंपरा है, जो वर्ण व्यवस्था में विश्वास करती है, महिलाओं की दोयम दर्जे की स्थिति में विश्वास करती है, जो श्रम न करने वाले को श्रेष्ठ मानती है। तो जब हम किसी पर भी बात मैं जब भी बात करता हूं, जब रैदास जी की बात करने का क्या मतलब, मेरे लिए रैदास जी कोई अकादमिक बहस की चीज नहीं है कि रैदास जी पर अलग कोई अकादमिक बहस। रैदास जी पर बात करने का मतलब है कि इस देश की प्रगतिशील परंपरा के एक बड़े नायक पर बातचीत करना। मध्यकाल के कम से कम हिंदी पट्टी में प्रगतिशील परंपरा के दो बड़े नायक हैं, और भी बहुत सारे नायक हैं, लेकिन इसमें दो बड़े नाम हैं, कबीर और रैदास। और उसी समय उनके थोड़े ही बाद, करीब 200 वर्ष बाद, 150 वर्ष बाद तुलसी हैं और सूर हैं, बेसिकली तुलसी। तो जब हम रैदास पर बात करते हैं तो रैदास किस तरह के समाज की परिकल्पना कर रहे हैं, रैदास भारत की मुख्य समस्या क्या मान रहे हैं, रैदास किस भारत के लोगों के जो बदतर स्थिति है उसके कारण क्या चिन्हित कर रहे हैं, कैसे समाज की कल्पना कर रहे हैं, और उनके 150-200 वर्ष बाद होने वाले तुलसी कैसे समाज की परिकल्पना कर रहे हैं। देखिए, मेरी एक साफ राय रही है और अभी भी है कि जब भी हमें बात करनी चाहिए, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के बारे में, तो ज्योतिराव फूले के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमको उसके सामने रख के, तिलक को सामने रख के बात करनी चाहिए। अंबेडकर की बात करते हैं हम, तो आरएसएस को सामने रख के बात करते हैं, हिंदू महासभा को रख करके बात करते हैं, गांधी को सामने रख करके बात करते हैं। ये कोई तरीका बातचीत का मैं नहीं समझता कि रैदास भी महान, तुलसी भी महान, कबीर भी महान, तुलसी भी महान, तिलक भी महान, फूले भी महान, अंबेडकर भी उतने ही महान, गांधी भी उतने ही महान। ये जो बातचीत का तरीका है, ये कहीं ना कहीं से साफ साफ बात करने से बचने का तरीका है। तो एक बात तो मैं सबसे पहले दोबारा स्पष्ट कर दूं कि आज देश के सामने जो संकट, गंभीर संकट है, एक भयानक बर्बरता की तरफ देश जा रहा है, करीब करीब पहुंच चुका है। एक बर्बर राष्ट्र की तरफ देश पहुंच रहा है। तो इसके पीछे की कौन सी विचारधारा है? इसके पीछे जो विचारधारा है वो वैदिक विचारधारा है, उपनिषदों के, पुराणों की विचारधारा है, मनुस्मृति की विचारधारा है, हिंदूवादी विचारधारा है। और इसमें गांधी के हिंदुत्व का भी रोल है। तो और इस स्थिति को अगर हम काउंटर करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं,
यानी एक समता मूलक भारत बनाना चाहते हैं, एक न्याय आधारित भारत बनाना चाहते हैं, एक लोकतांत्रिक भारत बनाना चाहते हैं, एक संविधान सम्मत भारत चलाना चाहते हैं, तो उसके बरक से एक विचारधारा है जिसे हम सभी लोग बहुजन विचारधारा कहते हैं। तो आज जिस व्यक्तित्व पर हम बात कर रहे हैं संत रैदास पर, वो बहुजन विचारधारा के हिंदी पट्टी में एक बहुत बड़े आधार स्तंभ है। जिसे हम डॉक्टर अंबेडकर की जात के विनाश किताब पर बात करते हैं। हम कहते हैं जात की विनाश किताब 1936 में लिखी गई। और रैदास जात पर क्या बात कर रहे हैं? रैदास कह रहे हैं, जात पात के फेर में उरज रहे सब लोग, जात पात के फेर में उरज रहे सब लोग, मनुष्यता को खात है रैदास जात का रोग। यानी जात का जो रोग है वो पूरा भारत जो है वो जाति पात के फेर में उलझ के रह गया है। और यहां के आदमी की मनुष्यता को किस चीज ने खा लिया है? जाति के रोग। अब जरा सा देखिए, 14वीं शताब्दी में रैदास ये बात कह रहे हैं और 1936 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की भूमिका में डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं जाति को एक भूमिका में ही मानसिक बीमारी के रूप में, हिंदुओं की एक मानसिक तौर बीमारी, और कहते हैं कि अगर उनको इस बीमारी का मैं एहसास करा सकूं तो मैं समझूंगा कि यह मेरी किताब सफल हो गई। यानी भारत के लोगों की मनुष्यता को अगर किसी चीज, इतना जो क्रूर आज समाज दिखाई दे रहा है, अंधुति राय ने भी अपने इंटरव्यू में कही है द वायर में, उसको जरूर सुनना चाहिए, कि हम लोग पहले से समझते हैं कि यहां का आदमी जो इतना क्रूर दिखता है, निर्दयी दिखता है, निर्मम दिखता है, वो क्यों है? क्योंकि जाति उसको मनुष्य रहने ही नहीं देती। रैदास ये बात 14वीं शताब्दी में कह रहे हैं। फिर की दूसरी बात क्या कह रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर 1936 में कह रहे हैं पूरा पैराग्राफ में कि जब तक जाति रहेगी यहां भाईचारा कायम नहीं हो सकता है, एक इंसान दूसरे इंसान से जुड़ नहीं सकता है। रैदास क्या कह रहे हैं? रैदास न मानुष जुड़ सके जब लो जाए न जात। जब तक जाति नहीं जाती है यहां इंसान इंसान से जुड़ नहीं सकता है, यहां भाईचारा कायम नहीं हो सकता है। अब क्योंकि हम लोगों को विषय पर बात करनी है, एक बात पर बार बार हम कहते हैं, कुछ मामले में रैदास, मैं कह भी रहा था, कुछ मामले में रैदास मुझे कबीर से भी आगे दिखते हैं। जैसे कबीर पर कुछ जगह वैष्णवी प्रभाव दिखाई देता है, कुछ ज्यादा। जैसे क्या खाना चाहिए, स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में, नारी की झाई पर अंधा होए भुजंग जैसे जो प्रसंग हैं। जबकि रैदास के यहां ये चीज दिखती ही नहीं, कहीं नहीं दिखती है। महिलाओं के बारे में एक भी शब्द। रैदास पर वैष्णवी प्रभाव कबीर से कम है। हालांकि कबीर के बहुत सारे पक्ष बहुत क्रांतिकारी हैं। एक बात और स्पष्ट कर लें कि श्रम के प्रति क्या नजरिया है, ये तय करना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कौन बहुजन परंपरा का नायक है, कौन ब्राह्मणवादी परंपरा का नायक है। जो बहुजन परंपरा के नायक रहे हैं वो श्रम को प्रतिष्ठा देते रहे, मेहनत करने वालों को प्रतिष्ठा देते रहे, श्रम को प्रतिष्ठा देते रहे, क्योंकि उसी श्रमिक समाज से वो आए हुए थे, उसी शिल्पकार, कारीगर, मेहनत करने वाले समाज से वो आए हुए थे। जैसे कबीर बुनकर थे, रैदास जूते चमड़े के कारोबार में थे। तो कह रहे हैं, रविदास श्रम कर खाइए, जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो करें कबरऊ न निष्फल जाए। श्रम पर कई सारे पद हैं कि श्रम की महत्ता पर रैदास के यहां बहुत सारे पद हैं।
इसके अलावा पराधीनता, माने पराधीनता को सबसे बड़ा दुख कहते हैं। पराधीन बेदीन, यानी जो पराधीनता है, गुलामी, वो सबसे बड़ा मनुष्य के लिए दुख है। और जो आज हिंदू मुसलमान चलाया जा रहा है, मस्जिद से कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दो अल्लाह हरि नहीं, कह रविदास उचार। एकदम कबीर की तरह ही, दो अल्लाह हरि नहीं, किसी में न अल्लाह रहता है, न मस्जिद में अल्लाह रहता है, न किसी मंदिर में भगवान रहता है। रविदास का साफ साफ कहना है। इसके अलावा मुसलमान से दोस्ती, हिंदुओं से कर प्रीत, रविदास ज्योत सब हर के समय अपने मीत, सब अपने हैं। तो आज जो हमारे सामने समस्या है, उस समस्या के समाधान में रैदास हमारे साथ कहां खड़े हैं और तुलसी हमारे साथ कहां खड़े हैं। जैसे एक बड़ा छोटा पद है, कई बार क्या होती है हम लोगों की समझ, क्योंकि एक बात देखिए, एक बार एक समस्या आती है कि हम में से बहुत सारे लोग अपने नायकों को पढ़ते भी नहीं है। जैसे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरे सोशल मीडिया पर रैदास के पंक्तियां छाई हुई हैं, श्रम के पक्ष में जो उनकी पंक्तियां हैं, या जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, ये वाली पंक्तियां हैं। रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर को नीच के डार दे ओछे कर, बहुत सारी पंक्तियां पूरे सोशल मीडिया पर फैली हुई हैं। बहुत अच्छी बात है। ये रैदास पूरी तरह से ब्राह्मणवादी परंपरा से कंप्लीटली बाहर है। लेकिन मैं भी एमए में हिंदी का विद्यार्थी रहा, हिंदी से पीएचडी किया, लेकिन जो रैदास को हमें पढ़ाया गया, आप कल्पना कीजिए कि इस देश की सबसे प्रगतिशील धारा के रूप में प्रगतिशील लेखक संघ माना जाता रहा, मार्क्सवादी वामपंथी धारा मानी जाती रही, लेकिन उन्होंने किसको प्रतिष्ठित किया? तुलसी को, रैदास को नहीं प्रतिष्ठित किया। आज जो ये भारत बना है, अगर तुलसी की जगह, जैसे साफ साफ तुलसी कहते हैं कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, अशूद्र पूजे ज्ञान प्रवीणा। और रैदास कह रहे हैं, रैदास बाबन मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजे ही चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। एकदम उल्टी बात, दोनों की बातें बिल्कुल उल्टी हैं। और एक पद में नहीं, सभी पदों में पूरी तरह उल्टी हैं। तो प्रगतिशील कवि के रूप में मध्यकाल के किसको पढ़ाया जाना चाहिए था, किसको हाईलाइट करना चाहिए था? मैं समझता हूं कि हिंदी के कोर्स में सबसे केंद्र, क्योंकि कोई भी साहित्य का उद्देश्य क्या होता है? साहित्य का उद्देश्य होता है एक नए समाज का निर्माण करना, एक नए मनुष्य का निर्माण करना, नई एक दुनिया का। कोई रामराज की कल्पना कर रहे हैं, जिस नामवर सिंह के लिए, जिस रामविलास शर्मा के लिए, जिस मैनेजर पांडे के लिए, मैं लिखित प्रमाण दे दूंगा कि मैनेजर पांडे की भी सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक रही है तुलसी पर किताब लिखना। तो इन सभी आलोचकों के लिए, जो कि वामपंथी आलोचक, जिनका काम था समाजवादी समाज का जो सपना देखते थे, जो समाजवादी समाज की बात करते थे, जो समाजवादी समाज का निर्माण करना चाहते थे, जो घोषित तौर पर मार्क्सवादी थे, जो घोषित तौर पर वामपंथी थे, लेकिन रामराज की कल्पना करने वाले तुलसी उन्हें प्रिय है। और बेगमपुरा की कल्पना करने वाले, जिसमें सबको अन्न मिले, कोई अन्यायी राजा ना हो, जिसमें जात पात ना हो, जिसमें कोई असमानता ना हो, जिसमें कोई दास्तां ना हो, यानी पूरी तरह से इज्जत, सम्मान और रोटी, यानी जात पात का जिसमें कोई होता तो ना हो, कोई भी आदमी भूखा ना हो, सबके साथ समानता का व्यवहार। ऐसे बेगमपुरा कितनी बार नामवर सिंह के मुंह से, कितनी बार रामविलास जी के मुंह से, कितनी बार मैनेजर पांडे के मुंह से, कितनी बार प्रगतिशील आलोचकों के मुंह से हमने बेगमपुरा की कल्पना सुनी। बेगमपुरा को हाईलाइट करने वाला कौन है? कौन भारती? या इतिहासकारों में कौन है? गेल ओम्बेड।
चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु। अरे जो बेगमपुरा की कल्पना है वो तो मार्क्स की कल्पना से मेल खाती है। तो इस देश में कोई भी अपने को, मैं भी मार्क्सवाद, मैं साफ बोलता हूं, मैं मार्क्सवाद स्वीकार करता हूं। कोई भी इस देश में मार्क्सवादी होगा तो किसको पसंद करेगा? वो तो पकड़ेगा तुरंत रैदास को ना, तुरंत वो बेगमपुरा की कल्पना पड़ेगा कि रामराज, जिस रामराज के बारे में, क्या रामराज किस पर आधारित है? साफ साफ देखना चाहिए। रामराज की सबसे पहली विशेषता क्या बताया तुलसी ने? वर्ण आश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। रामराज की जो सबसे बड़ी तुलसी विशेषता बताते हैं, वर्ण आश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलई सदा पावई सुखद नहीं भय शोक न रोग। यानी रामराज की जो सबसे बड़ी कल्पना है, वो कल्पना ये है तुलसी की कि उसमें सभी लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करते हैं। और वाल्मीकि रामायण में आप जानते ही होंगे कि शंभुक ने वर्णाश्रम धर्म का उल्लंघन किया तो राम ने अपने हाथों से उनकी हत्या कर दी। खैर तुलसी ने उसकी चर्चा नहीं की, लेकिन सबसे बड़ी जो विशेषता बताते हैं वो ये बताते हैं, और स्वयं राम अपने मुंह से क्या कहते हैं तुलसी के? तुलसी कहते हैं कि राम जन्म ही क्यों लिए हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। यानी राम ने जन्म ही लिया है। तुलसी खुद ही घोषणा कर देते हैं कि राम ने जन्म लिया है विप्र के, यानी ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए, देवताओं के लिए मनुष्य का अवतार लिया है। उनके हित के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए राम ने अवतार लिया है, गाय के हित के लिए राम ने अवतार लिया है। ये तुलसी साफ साफ घोषणा करते हैं। और वहीं रामराज के बरक्स कलयुग की बात करते हैं। कलयुग में क्या समस्या है? दो समस्याएं बताते हैं। कलयुग की जो सबसे बड़ी समस्या तुलसी बताते हैं, वो कहते हैं कि बादई शूद्र दुजन सन हम तुम ते कछु घाट, अजानई ब्रह्म सो विप्रवर आंख दिखावई डांट। यानी रामराज के उल्टा कलयुग का वर्णन किया है कि जो रामराज नहीं है वो कलयुग है। तो कलयुग की बड़ी विशेषता क्या बता रहे हैं तुलसीदास? कलयुग की बड़ी विशेषता ये बता रहे हैं कि उसमें जो शूद्र हैं वो कहते हैं कि हम तुमसे द्विजों के सामने खड़े होकर के, शूद्र डट करके कहते हैं कि हम तुमसे कम नहीं हैं। और कबीर की तरफ इशारा है कि जो ब्रह्म जानता है वो ब्रह्म ज्ञानी है। दूसरी बात क्या है कि महिलाओं के बारे में कहेगी कि महिलाएं भी बराबरी का दावा करती हैं। तो ये कलयुग की विशेषताएं हैं। और रामराज की विशेषता क्या? वर्णाश्रम धर्म का पालन होता है। अब एक मेल की कल्पना कीजिए कि हम जो लोग समाजवाद की कल्पना चाहते थे, जो लोग कम्युनिस्ट समाज बनाना चाहते थे, जो लोग क्रांति करना चाहते थे, जो लोग नया समाज निर्माण करना चाहते थे, उन्होंने राम राज्य की परिकल्पना करने वाला तुलसी को अपना प्रिय कवि बना लिया। और जो बेगमपुरा, मैं पूरा पद नहीं पढ़ने जा रहा हूं कि बेगम पूरा शहर को नाऊं दुख अंदो नहीं ते उठाऊं। कोई दुख नहीं है ऐसे बेगमपुरा, जो गम से मुक्त है। ना तस्बीर खिराज न मालू, कोई इस तरह का टेक्स्ट नहीं लगता है। खौ नहीं खता न तरस जुआलू, अब मैं खूब बतन गई भाई वहां खैर सदा। ये पढ़िएगा बे, पूरी एक आदर्श जैसे समाजवादी समाज की कल्पना मार्क्स ने की, उस समाज की कल्पना ये करते हैं रैदास। लेकिन कितनी बार, कितनी किताबों में हिंदी साहित्य के, कितनी बार नामवर के मुंह से, कितनी बार मैनेजर पांडे के मुंह से, कितनी बार रामविलास शर्मा के मुंह से, कितनी बार अन्य प्रगतिशील आलोचकों के मुंह से हमको यह सुनने को मिला कि रैदास के बेगमपुरा की कल्पना, यह रैदास का क्या कर दिया गया? ब्राह्मणीकरण कर दिया गया। बहुत सारे समय तक तो हम लोग भी वही कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, पूरी तरह। अब बहुत सारे पद लगाए गए हैं जिसमें वेदों को पूरी तरह रैदास खारिज करते हैं, ब्राह्मणों को पूरी तरह खारिज करते हैं, मंदिर को पूरी तरह खारिज करते हैं, पुरोहितों को पूरी तरह खारिज करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जिस सवरी के प्रसंग को इतना
वो किया जाता है, उसके बारे में राम क्या है? भगवंती अति नीचों प्राणी मोहि प्राण पी असमसमान। जो वो क्यों प्रिय है? क्योंकि वो नीच है। वहां भी राम अपने मुंह से सबरी को नीच कह रहे हैं। तो आप पदों में न जाए, मैं इतने बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी, दोबारा उसी बात को दोहरा रहा हूं, कि कोई भी इस देश का निर्माण करना चाहता हो, एक नया भारत बनाना चाहता हो, तो साफ तरीके से उसको यह कहना पड़ेगा कि तुलसी हमारे किसी काम के नहीं है। जो तुलसी राम, इतना ही। मान लीजिए गांधी ने, बार बार लोग कहते हैं कि भाई आप गांधी पर क्यों बात करते हैं? ये अनजाना है कि गांधी ने रैदास का बेगम पूरा नहीं अपनाया, राम का राज, राम राज अपनाया। गांधी रैदास के बेगम पूरा की चर्चा नहीं करते, रामराज की चर्चा करते हैं। आज जो भारत बना हुआ है, जिसको सबसे बड़ा खतरा, आज खतरा मंडरा रहा है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, जो कुछ भी थोड़ी उपलब्धियां मिली हैं वो सब खतरे में है। एक फांसीवाद की आड़ सुनाई दे रही है। भयानक बेरोजगारी के बीच में, भयानक महंगाई के बीच में, भयानक गरीबी के बीच में, और हिंदू मुसलमान, बुर्का हिजाब केवल एक मुद्दा रह गया है। जब देश के चंद पूंजीपतियों ने 142 लोगों ने देश की मैक्सिमम संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। ये कैसे भारत बना? अगर रैदास को स्थापित किया गया होता, आप कल्पना कर सकते हैं, आज अगर रैदास सामने होते, रैदास का बेगमपुरा सामने होता, रैदास के जात विरोधी विचार सामने होते, रैदास के ब्राह्मण विरोधी विचार सामने होते, रैदास के पुरोहित विरोधी विचार सामने होते, रैदास के मंदिर मस्जिद विरोधी विचार सामने होते। कोई हम हिंदुओं के कट्टरता के विरोधी है तो कोई मुसलमानों की कट्टरता के समर्थक क्या है? क्या कि पाकिस्तान ब्लेस्मी के नाम पर अरे दिन दहाड़े मार दिया जाए? रैदास की परंपरा नहीं है, कबीर की परंपरा नहीं है। कुछ क्यों मैं भी बार बार क्यों बहुजन नायकों पर बात करता हूं, बहुजन नायकों पर बार बार क्यों चाहता हूं लिखे, बहुजन नायकों की जीवनी आए कोई क्यों चाहता है? क्योंकि आप नया भारत की सबसे, और इस देश में प्रगतिशील भारत के निर्माण करने वाली की जो ताकतें रही हैं, उनकी एक दूसरी बड़ी कमी क्या थी? अपने ही देश में नायक हैं तो फुरिये उनको पता है, जिन्होंने एक काल्पनिक समाजवाद का सपना देखा था। लेकिन उनको रैदास के बारे में नहीं पता है, बेगमपुरा के बारे में नहीं पता है, उसकी लाइनें नहीं याद है, उसकी चर्चा नहीं है। कभी भी विदेशी, हमारे बहुत काम के होते हैं बाहर के नायक, हमें चे गुवेरा बहुत पसंद है, हमें फिदेल कास्त्रो बहुत पसंद है, दुनिया भर के क्रांतिकारी पसंद है, लेकिन अपने देश का निर्माण, अपने देश के क्रांतिकारी, मध्यकाल का क्रांतिकारी कौन है? दुनिया मध्यकाल के क्रांतिकारी रैदास हैं। यह मत समझिए कि ये केवल ईश्वर की बात करने से कोई क्रांति, पूरे मध्यकाल में यूरोप के अंदर टॉमस पेन जैसा क्रांतिकारी भी ईश्वर को मानता है। ईश्वर मानने से क्रांतिकारी का खत्म नहीं हो जाती है। कौन सा ईश्वर? कैसा ईश्वर? किसके लिए ईश्वर? ईश्वर का कौन सा रूप? ज्योतिराव फुले भी एक निर्मिक ईश्वर मानते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है उनकी क्रांतिकारिता पर? क्रांतिकारिता से बाधित नहीं हो जाती। और मध्यकाल के जितने क्रांतिकारी हैं, मध्य युग के, चाहे यूरोप के, चाहे कहीं हैं, वहां ईश्वर है, धर्म की चर्चा है। तो मध्यकाल का हमारा सबसे जो क्रांतिकारी, जैसे मार्क्स ने कहा था कि अब तक की जो दुनिया का इतिहास है वो वर्ग संघर्षों का इतिहास है। प्रतिक्रियावादी वर्ग और प्रगतिशील वर्ग एक दूसरे से टकराते रहे हैं, और प्रतिक्रियावादी वर्ग और प्रगतिशील वर्ग के नायक रहे हैं अलग अलग। तुलसी प्रतिक्रियावादी वर्ग के नायक हैं, उनमें प्रगतिशीलता ढूंढते रहे। सारे हिंदी संतानों में तुलसी में प्रगतिशीलता ढूंढी जाती रही। सारे हमारे वामपंथी आलोचक तुलसी की में प्रगतिशीलता ढूंढते रहे, और जो हमारा प्रगतिशील नायक, जहां प्रगतिशीलता मौजूद थी, रैदास, उनका ब्राह्मणीकरण करते रहे। उस प्रगतिशीलता की चर्चा नहीं। अगर पूरे देश के अंदर बेगमपुरा की कल्पना फैला दी गई होती, पूरे देश के अंदर यह फैला दिया गया होता कि जाति सबसे बड़ा रोग है,
और जब तक जाति नहीं जाती है, इस देश की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। रैदास कह रहे हैं यह भाईचारा नहीं कायम हो सकता है जब तक जाति न चली जाए। श्रम न श्रम करने वाला घृणित है और श्रम करने वाला प्रतिष्ठा का पात्र है। अगर यह बात लोगों में चली जाती, इसी तरह ये चली जाती, ना मस्जिद में अल्लाह रहता है, ना मंदिर में कोई हरि रहता है। इसी तरह अगर ये बात चली जाती कि ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां सबको अन्न मिले, अन्न से मतलब क्या, सब कुछ उसकी आर्थिक जरूरतें पूरी हों और सबको सम्मान मिले। अगर रैदास की ये बातें जाती, ये पढ़ाया जाता कोर्स में, ये पढ़ाया जाता विश्वविद्यालयों में, इस पर अध्ययन होता, इस पर रिसर्च होता, न कि पूजे विप्र सकल गुणहीना अशूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा अब विप्रदेन सुरसंतहीन लीन मनुज अवतार और अवगुण 8 सदा उड़ रही। तुलसी ये कहने वाले महिलाओं में तो 8 अवगुण हमेशा रहते ही रहते हैं। तो मित्रों, रैदास पर बात करने का मतलब, कम से कम मेरे लिए रैदास पर बात करना कोई अकादमिक बातचीत नहीं है। हम लोग को रैदास पर अकादमिक बातचीत करने की बात नहीं है। तुलसी के बरक्स ही रख करके कबीर पर बात करनी चाहिए, तुलसी के बरक्स रख करके रैदास पर बात करनी। ये कोई कहे कि हमें रैदास भी प्रिय है, जो ये कहते हैं कि अरे और कबीर भी प्रिय है और उसके साथ ही हमको तुलसी भी प्रिय है, ये कैसे संभव? एक कहता है कि ब्राह्मण को पूजिए चाहे गुणहीन हो, दूसरा कहता है यार तुलसी कहते हैं ब्राह्मण पूजे चाहे कितना हो गुणहीन हो, और रैदास कहते हैं कि ब्राह्मण मत पूजिए अगर उसके अंदर गुण नहीं हो, चंडाल के चरण पूजिए अगर उसके अंदर गुण हो। एकदम उल्टी विचारधारा है रैदास की विचारधारा। तो जो इस देश की प्रगतिशील परंपरा है, भारतीय वामपंथी आंदोलन ने, क्रांतिकारी आंदोलन ने, मार्क्सवादी आंदोलन ने बहुत सारे सकारात्मक काम किए, लेकिन सांस्कृतिक मोर्चे पर, वैचारिक मोर्चे पर इतना दिवालियापन है रहा है। अभी भी तुलसी से मुक्ति नहीं मिली है। अभी भी मैं नाम लेके कह रहा हूं गोपेश्वर सिंह की तुलसी पर किताब आ जाएगी तो वहां प्रगतिशीलता ढूंढी जाने लगेगी। बजरंग तिवारी काम करेंगे तो वो अरे रैदास भी मान, तुलसी भी मान, वो भी मान, वो भी मान, सब मान। जैसे लोग, कुछ लोग जयंतियों में जाते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर भी उतने ही महान, और शंकराचार्य की जयंती में जाए तो वो भी महान। और कितना झूठ फैलाया गया उस पर तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मैं इतने ज्यादा समय न लेते हुए मैं संक्षिप्त में अंतिम में यही बात कहना चाहता हूं कि एक तो रैदास को थोड़ा ठीक से पढ़ा जाए। मध्यकाल की भारत की क्रांतिकारी परंपरा के, प्रगतिशील परंपरा के बहुत बड़े नायक रैदास हैं उत्तर भारत में, और वो श्रम की परंपरा के, बहुजन समाज परंपरा के नायक है। वो श्रम की हिमायती है, परजीवीपन की हिमायती नहीं है। कोई भी बहुजन आंदोलन अगर श्रम के प्रति उसकी निष्ठा नहीं है तो बहुजन आंदोलन भी नहीं है, क्योंकि बहुजन आंदोलन ही श्रमिकों का है, शिल्पकारों का है, कारीगरों का है। शूद्र जातियां ज्यादातर क्या रही हैं? लोहार कारीगर, बढ़ई कारीगर, कुम्हार कारीगर, दलित मेहनतकश, सभी जातियां या और दूसरे कुर्मी कुशवाहा, ये सब उत्पादक जातियां, किसान जातियां, ये सब मेहनतकश लोग हैं। उसके बाद पैरासाइटों का वो है, एक प्रकाश पैरासाइटों की जाति है जो श्रम से घृणा करती रही है, मेहनत करने वालों से घृणा करती रही है। वर्ण व्यवस्था क्रम जो द्विज जातियां वो क्या हो, सब पैरासाइट जातियां हैं। और तुलसी उन पैरासाइटों के कवि हैं, उन्हीं की महत्ता स्थापित करते हैं, प्रतिक्रियावादी कवि हैं, भारतीय प्रगतिशील परंपरा के कवि नहीं है। तो हमें जब भी, मैं आज बात करने का कि रैदास पर बात कर रहे हैं, कबीर पर बात कर रहे हैं, तो उससे बरक तुलसी पर बात करें। जैसे हम अंबेडकर पर बात करते हैं तो उसके साथ ही हम बात करते हैं आरएसएस पर और गांधी पर भी बात करते हैं। ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया जाए कि गांधी ने बेगमपुरा क्यों नहीं अपनाया, रामराज क्यों अपनाया, जहां बड़ व्यवस्था थी, जहां महिलाओं को 2 दर्जे का माना जाता था, जहां खुलेआम वो कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन ही रामराज का सबसे बड़ा वो है, क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के प्रति आस्था थी। अंतिम समय तक बड़ व्यवस्था को बहुत अच्छी चीज मानते रहे, वेद को सराहते रहे, प्रमाण दे दूंगा, गीता को सराहते रहो, ब्राह्मणों को यूनिवर्स का फूल कहते रहे और रैदास सबको खारिज करते रहे। तो कैसे रैदास के पास जाते हो? तो
मुझे इतना ही कहना है कि रैदास भारत की क्रांतिकारी परंपरा के, प्रगतिशील परंपरा के, बहुजन श्रमण परंपरा के, मध्यकाल के एक उत्तर भारत के बहुत बड़े नायक हैं। और तुलसी भारत की प्रतिक्रियावादी परंपरा के, वैदिक परंपरा के, आर्य परंपरा के, हिंदूवादी परंपरा के, वर्ण व्यवस्थावादी परंपरा के, परजीवी परंपरा के एक प्रतिक्रियावादी नायक। अगर ये पोजीशन किसी की साफ नहीं है तो न वो आरएसएस के खिलाफ है, न वो भाजपा के खिलाफ है। वो भले ही हो, लेकिन उसकी वैचारिकी के साथ खड़ा है तो उसको ताकत दे रहा है। अब तुलसी के साथ खड़े हैं तो अब आरएसएस की वैचारिकी के साथ खड़े हैं। ये कारण नहीं है। एक भी बहुजन नायक, मैंने तो सूची दी है, जितने बहुजन नायक हुए सभी ने दशरथ पुत्र राम को खारिज किया। सब, कोई नहीं ऐसा है, एक भी नहीं, सब ने खारिज किया, सब ने रामराज को खारिज किया। तो अगर आप भारत में एक भारत को प्रगतिशील, आधुनिक या समाजवादी भारत बनाना चाहते हैं, समाजवादी भारत कोई बात नहीं है, जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने साफ शब्दों में कहा है कि बिना समाजवादी अर्थव्यवस्था के न तो राजनीतिक न्याय हो सकता, न आर्थिक न्याय हो सकता, न सामाजिक न्याय हो सकता। समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी तभी होगा, कोई न्याय हो नहीं सकता। उन्होंने दो दुश्मन चिन्हित किए, ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद, जो आज कॉर्पोरेट में बदल चुका है। दो साफ दुश्मन। कोई भी आदमी ब्राह्मणवाद से लड़ता है और पूंजीवाद को बचाता है तो वो इस देश में निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ रहा है, और पूंजीवाद से लड़ता है और ब्राह्मणवाद पर चुप्पी मार जाता है तो वो भी निर्णायक नहीं लड़ रहा है। तो रैदास इस देश की जो श्रमिकों की परंपरा है, मेहनत कशों की परंपरा है, प्रगतिशील परंपरा है, बहुजन समर्पण परंपरा है, उसके एक बड़े नायक हैं। और तुलसी देश की प्रतिक्रियावादी परंपरा के प्रतिनायक हैं, प्रतिक्रियावादी नायक हैं। और दुर्भाग्य ये है कि इस देश के प्रगतिशील आलोचकों ने, जो सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ प्रगतिशील आलोचकों ने तुलसी को अपने माथे पर बैठाए रखा और उसमें प्रगतिशीलता की तलाश करते रहे। और आज भी बहुत सारे लोग प्रगतिशीलता की उसमें तलाश कर रहे हैं। वैसे ही बात जैसे प्रबोधन ठाकरे ने कहा था, बाला साहब ठाकरे के पिता ने, कि तुलसी में प्रगतिशीलता की तलाश करना बहुत खराब शब्द मैं कह रहा हूं। गुह में गिरा हुआ कोई खोटा सिक्का निकालने की कोशिश करना कि कोई खोटा सिक्का उसमें हो सकता काम की मिल जाए, तुलसी में और कुछ भी नहीं। तो मित्रों, मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। सामाजिक न्याय आंदोलन मंच ने मुझे अवसर दिया एक बार फिर, उसके लिए सभी मित्रों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। जय भीम।